हय्य अलल फलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मौजू है इसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी नशोनुमा की नफ्सियात, इंसानी नशोनुमा। ये अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दिया है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। ये जो साइकोलॉजी है अभी हम जो बड़ा बताएंगे आपको, इस नफ्सियात में दुनिया में कोई ऐसा मेडिसिन ईजाद नहीं हुआ कि इसके अंदर आप चेंज कर दें। जो मरहले हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, इर्तिकाई मरहले, वो वैसे ही रहेंगे, इंसान के साथ लगे हुए होंगे। इर्तिकाई मरहलों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जैसे बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, कोई ऐसा मेडिसिन ईजाद नहीं हुआ कि आप 3 महीने में, 4 महीने में फिर जो है उसको बच्चे को डेवलप करके आप डिलीवरी कराते हैं। दुनिया में ऐसा कोई ईजाद नहीं हुआ है, ना ये मुमकिन है। 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड बाकी रहेगा। इंसान जब पैदा होगा तो नहीं बोल सकता, खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। हरन का बच्चा खड़ा हो जाता है, भैंस का बच्चा खड़ा हो जा सकता है, इंसान का बच्चा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये बात जो डेवलपमेंटल चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दी हैं, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई होने वाली नहीं है। उसके बावजूद माँ बाप या टीचर्स बच्चों की नफ्सियात को समझने में कभी कभी उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो नफ्सियात को अगर हम समझेंगे तो उसके मुताबिक उन्हें डील करना आसान होगा। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। ये आपको नफ्सियात की किताबों में ये बात नहीं मिलेगी, ये हमारे तजुर्बे से और मुताले से और कुछ और चीज़ों से हमने इसको अख्ज़ किया, समझा। वो ये है कि आपके पास एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए टीचर, बच्चे जो तरबियत पाते हैं वो 21 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आप ज़्यादा उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें रहनुमाई नहीं कर सकते। तो 21 साल का मतलब है ग्रेजुएशन जब ख़त्म होता है। कॉलेज के बाद आप क्या तरबियत करेंगे, क्या चेंज करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसमें 3 मरहले हैं, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। इन 3 मरहलों का आप समझ जाएंगे तो आपका टीचिंग स्टाइल बदल जाएगा। जीरो टू 7 का जो नाम है वो है इम्प्रिंट एज, यानी ये वो उम्र है जिसमें तसव्वुरात, अखलाकियात, अक़दार, अक़ायद नक्श कर जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई हिकमत नहीं है, कोई दलील और इस्तेदलाल नहीं है। ये उम्र बहुत अहम है। एज पेरेंट्स 0 to 7 में हम बच्चों की तरबियत जब करेंगे तो हम जो कुछ करते हैं वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करके उनमें प्रिंट होता चला जाता है। अगर आपने किसी प्रिंटिंग मशीन को देखा हो जहाँ रुक्के प्रिंट होते हैं, शादी के पोस्टर्स प्रिंट होते हैं, तो आपने देखा एक बड़ी मशीन होती है और उसमें एक प्लेट होता है जिसमें एनग्रेव होता है, यानी रुक्का जो है वो उल्टा होता है, उसमें लिखा हुआ होता है। और फिर उसके बाद आप पेपर रखते हैं, टक, पेपर रखते हैं, टक, प्रिंट करते चला जाता है। आप सिर्फ पेपर रखें, वो मारता चला जाता है ब्लॉक। तो इसी तरह से बच्चे के अंदर 0 to 7 में जब आप पढ़ाते हों या तरबियत करते हों, अच्छा यहाँ प्री प्राइमरी स्कूल वगैरह है, प्राइमरी है इसमें नहीं, 0 to 7 के बच्चे पढ़ते हैं, 0 to 7 4 से शुरू करते हैं, ठीक है, जो भी है ये इस रेंज के आते हैं ना। तो इन बच्चों में ये समझ लीजिए कि इनको पढ़ाया बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता। जो आप पढ़ाते हैं वो तोते की तरह रटाते हैं, वो असल में उनमें इम्प्रिंट होता है। इसीलिए जापान में मैंने देखा कि वहाँ बच्चों को दाखिले के 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। उनका जो ABCD है ये भी नहीं पढ़ाते 2 साल तक, कंप्लीट 2 साल तक उन्हें जो सिखाया जाता है वो तरानों से, नगमों से, गानों से, गेम्स के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए से वो अखलाकियात हैं, अक़दार हैं। जापान कौम, उसकी अज़मत, सिविक सेंस सबसे ज़्यादा जापान में है। रात के 2 बजे हम जाते हैं, चौराहा है, रेड सिग्नल है, हम अकेले हैं हमारे दोस्त के साथ, आराम से खड़े रहेंगे, कभी कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करेगा। घर जापान में खुले रहते हैं। भाई हम बचपन में तकरीर करते थे इस्लामी निज़ाम आएगा तो चोर डाकुओं का कोई ख़तरा नहीं होगा, सब करते थे बचपन में। जापान जाने के बाद मैंने तकरीर छोड़ दी। जापान में जहाँ अपना सामान वामान रखा हुआ है, पूरा मोहल्ला खुला रहता है, कोई किसी के घर में दाखिल ही नहीं होता। घर में हमारे यहाँ जो लॉक करना, खींच कर देखना होता है,
ये सब होता ही नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। कचरा फेंकने के लिए टाइम पर एक आदमी आता है, उन्हें मालूम है वो आदमी 1 मिनट लेट नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली उसी वक्त जो है कचरा उसके हवाले करते हैं, एक तिनका कहीं नहीं। आपको ताज्जुब होगा, वहाँ झाड़ू देने वाले नहीं म्यूनसिपालिटी के, टोक्यो शहर में कोई झाड़ू ही नहीं देते और एकदम पाक साफ है। हर आदमी अपनी दुकान के सामने का हिस्सा रोजाना पोछा मार लेता है, जरूरत भी नहीं पोछा मारने की, सड़कों को पोछा मारने की, झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सड़कों को क्लीन करते हैं ना, झाड़ू मारते हैं, कुछ नहीं होता। तो यही सिखाया जाता है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि कार का बिजनेस करते थे, ये इंडिया का मामूल है, इंडिया पाकिस्तान का। भाई बिल हो रहा था मान ले 10 लाख रुपए, उसने कहा कि 5 लाख रुपए मैं चेक में देता हूँ, 5 लाख रुपए मैं कैश में देता हूँ। कहा कि यहाँ से उठिए, चलते बनिए। बात ही करना पसंद नहीं किया उसने। शायद ख़वातीन नहीं समझ पा रही है, इंडिया में क्या होता है, 5 लाख का चेक देंगे तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा 5 लाख का। 5 लाख कैश में दे देंगे तो हुकूमत को पता नहीं चलता है। हम कोई चीज़ लेते ही, सेकेंड हैंड कार लेते हैं, 40 लाख की कार 10 लाख में मिलती है, तो हम 5 लाख रुपए देते हैं, तो गवर्नमेंट को हम बताते हैं हमने 5 लाख में ख़रीदा, उसका टैक्स देते हैं, और 5 लाख रुपए हम कैश दे देते हैं। जापान में हमारे दोस्त ने गुफ्तगू की तो कहा भाई उठकर चलिए यहाँ से, बात ही ना करें। तो ये मुल्क से वफादारी, ईमानदारी सब सिखाया जाता है बचपन में। इम्प्रिंट एज, बचपन में प्रिंट हो गया है, उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया है, कोई कदरें नहीं सिखाई गई। ट्रैफिक में चलना कैसे है, फुटपाथ होता है, चलने का फुटपाथ एक अलग होता है, साइकिल चलाने का फुटपाथ अलग होता है, उसका एक अलग मार्क हुआ है। तो साइकिल चलाने वाले में लोग नहीं चलेंगे, लोग चलने वाले में साइकिल नहीं चलेगी। हमारे यहाँ क्या होता है शहरों में, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, फुटपाथ में भी गाड़ियाँ चलते रहती हैं। बेंगलुरु मद्रास में आजकल इतना रश है कि फुटपाथ पे भी चढ़ा देते हैं। ये सब मुमकिन नहीं है। मुझे जाना था एक जगह, तो लोगों ने कहा अमीन साहब फलां ट्रेन कैच कीजिए, जुमे का खुतबा देना था, और 10:42 पर फलां स्टेशन आएगा, एक नाम था। तो मान लें कोई भी एक शहर का नाम आप समझ, गांव का नाम समझ लें, बिलरियागंज ही समझ लें आप। अब मैंने उसमें मिस कर दिया। मैं क्या किया, 10:41 पर देखा बिलरियागंज, मैं उतर गया। हमारे दोस्तों का फ़ोन आया 10:42 के बाद, अमीन साहब आप नहीं आए प्लेटफॉर्म पर। मैंने कहा मैं तो उतर गया 1 मिनट पहले। कहा कि नहीं 1 मिनट पहले तो आती ही नहीं ट्रेन, यहाँ 1 मिनट बाद भी नहीं आती। 10:42 का मतलब है 10:42 पे उतरना है आपको। तो बिलरियागंज के साथ नीचे लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कैंटोन होता है ना, छावनी होती है, फिर बिलरियागंज। एक ही शहर के 2 नाम होते हैं, कभी बेंगलुरु कैंट, बेंगलुरु। तो मैं तो कैंट में उतर गया, 1 मिनट के बाद दूसरा स्टेशन आया। तो ये जो परफेक्शन है, डिसिप्लिन है, ये सब कैसे आता है नस्लों के अंदर? ये तो प्रिंट से आता है ना। हमारे घरों के अंदर हम जो प्रिंट करते हैं वही तो बच्चे हैं जो बड़े होकर हम देखते हैं, हम कहते हैं बच्चे नालायक हैं। नहीं, नालायक नहीं, समाज में घर में जो प्रिंट किया गया है वही आप पढ़ने को मिलता है। आप इस उम्र में हमने गलत प्रिंट किया है, हमें पता ही नहीं। जैसे मान लें घरों में बातें चलती हैं, सास के खिलाफ, ननद के खिलाफ, भाई के खिलाफ, बहुत बातें चलती हैं ना, तो आप प्रिंट कर रहे हैं। बड़े होकर बच्ची जो है फूफी के बारे में यही राय बनाएगी, आपने अल्फाज से कुछ नहीं कहा, प्रिंट हो गया है। चाचा के बारे में, ताया के बारे में, पड़ोसी के बारे में जो राय बनी है बच्चे की, वो प्रिंट हो गया है। दैट इज इम्प्रिंट एज। 0 to 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। मैं एक बार हमारे दोस्त के घर गया, उस वक्त उसके घर में उसकी बीवी नहीं थी, बातें हो रही थी बेतकल्लुफ़। तो उसने कहा अमीन साहब हमारी बीवी बड़ी जालिम है, बहुत पिटाई करती है हमारी 2 बच्चियों की। मैंने पूछा क्या उम्र की है बच्चियाँ? तो कहा एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 3 साल है। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? कहा कि बच्ची जो है 3 को ई लिख देती है, डी को बी लिख देती है। होता ना प्रॉब्लम, डी लिखने और बी लिखने में, 3 और ई फर्क हो जाता है। तो इतनी पिटाई करती है, बच्चे थक जाते हैं और कहती है कि बड़ी उम्र में जाकर ससुराल में मेरा नाम बदनाम करोगी, इसलिए अभी से तरबियत करनी है। ये भी होता है औरतों को कभी कभी। आपको भी होता है क्या? ससुराल में अपना नाम अच्छा करने के लिए 3 साल की बच्ची की पिटाई करें? कोई बात है ये?
भाई क्या प्रिंट कर रही है माँ। तो बी और डी में फर्क नहीं आना है, नहीं आएगा 3 साल की उम्र में, जान लीजिए। ई में और 3 में फर्क नहीं आएगा, ये जान लीजिए। मैथमेटिक्स की फैकल्टी फोल्डर से ना, यहां लॉक है, सब लॉक है, अनलॉक नहीं होगा। 5 साल से पहले मैथमेटिक्स का डब्बा नहीं खुलेगा। आप जो कुछ पढ़ाते हैं वो तोते की तरह रट कर जाती है बच्ची। 2 जमा 2 4 याद करके जाती है तो तोता है वो। अभी 2 जमा 2 का मतलब ही नहीं मालूम है उसे। तो ये 0 to 7 अब माओ को नहीं मालूम है तो पिटाई करती है। हमें मालूम है। तो मैंने कहा जापान में तो पढ़ाते ही नहीं, बी और डी में खलत मलत हो और पिटाई हो, इसका इम्कान ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं है। उन्हें जो सिखाया जाता है वही है, वैल्यूज हैं, अक़दार हैं, नगमों में, तरानों में, फिल्मों में, है ना। 0 to 7 की टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग टू प्रिंट, कोई नसीहत नहीं उसमें। आप देख लीजिए आपके घरों में, हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे आकर नमाज पढ़ते हैं, हम रुकू में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, उन्हें क्या पता है रुकू क्या चीज़ है, सजदा क्या चीज़ है, कुछ नहीं मालूम है। हम रोज़ा रखते हैं तो वो भी रोज़ा रखते हैं। तो गाजी साहब बता रहे थे कि उनका बेटा जो है पहला रोज़ा रखा रमज़ान में किसी दिन। मैंने पूछा इससे पहले, तो इससे पहले वो चिड़िया का रोज़ा रखता था। ऐसा है कि यहाँ कोई इस्तिलाह है? पहले बचपन में ये करते हैं कि एक दिन में 2 रोज़ा। हाँ, हमारा भी 2 होता था। हाँ, ये मैंने पहली बार सुना गाजी साहब से कि हमारा बेटा अब तक चिड़िया का रोज़ा रखता था। मतलब ये कि जब भूख लगे तब खा लें, फिर उसके बाद रोज़ा। दैट इज इम्प्रिंट। भाई बच्चे को एक आइडिया है। जैसे आपने फरमाया, हमारे पास भी हमारी माँ करती थी। हम जब छोटे थे ज़ोहर की अजान का इंतज़ार करते थे हम बैठकर, और हमारे लिए खाने का सामान रखा होता, अजान होने के साथ खाते थे। हमें कुछ नहीं मालूम रोज़ा क्या है। दैट इज इम्प्रिंट। अजान होती थी तो हमारी वालिदा की आदत थी सर पे जो है पल्लू डालती थी, तो हमें कुछ मालूम था। हम लोग उसमें कहती थी सर पे हाथ रखो, छोटे छोटे थे। दैट इज इम्प्रिंट, है ना। हमें अजान का एहतराम मालूम हुआ। जुमा के दिन, जुमा की अहमियत में ऐसी ही थी, हमें नहीं मालूम था, लेकिन जुमा के दिन ये होता था नहाना धोना, कपड़े साफ करना वगैरह वगैरह, बहुत अहमियत। तो 0 to 7 में टीचर्स को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्शन से, कहानियों से, तरानों से, नगमों से, फिल्मों से पढ़ाई कराएं। ये तरीक़ा होता है साइकोलॉजी का, क्योंकि आप उसमें प्रिंट करते हैं। अभी मेरी एक किताब आने वाली है, बच्चों की तरबियत के नफ्सियाती पहलू। कल वो किताब गई है पब्लिशर के पास, 1 महीने में आएगी। उसमें मैंने ये लिखा है, जो गलती मैंने भी की है, वो ये कि बच्चों को 0 से 7 साल की उम्र में कोई दलील नहीं देनी चाहिए, किसी चीज़ की दलील नहीं देनी चाहिए। अगर आप दलील देने लगेंगे तो फिर बच्चा आर्ग्यूमेंटेटिव बनता है, मुजादिला करने वाला बनता है। समवतात, डिसिप्लिन, एहतराम, ये उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। 0 to 7 में ये पैदा किया जाना चाहिए, इताअत और एहतराम। नो चॉइस। बेटे पहले नहाओगे बाद में खाना खाओगे, या पहले खाना खा लोगे बाद में नहाओगे? नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। एक ही चीज़ है, पहले नहाना है फिर खाना है। 0 to 7 में देयर इज नो ऑप्शन। मैंने गलती की है, ये नो ऑप्शन। बेटे अपना कमरा पाक करोगे या खेल कर आने के बाद? ना, पहले कमरा साफ करोगे बाद में खेलने जाओगे। तो इम्प्रिंट में बास कमांड्स होते हैं, कमांड्स की इत्तिबा करने की आदत 0 to 7 में पैदा की जाती है। कोई दलील नहीं है, नमाज पढ़ो पढ़ो, उसकी कोई दलील नहीं है। 7 साल के बाद दलील देंगे, हम समझाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत और शुक्रगुजारी, जो कुछ बोलना है 7 साल के बाद बोलें। तो दलील नहीं है 0 to 7 में, जस्ट डू इट। नो ऑप्शंस, नो चॉइस। होता ना, हमसे भी गलती होती, बेटा क्या खाओगे कल सुबह? जब जैसी चॉइस देती हैं आप, तो एक कहते हैं बर्गर, एक कहते हैं ब्रेड, एक कहते हैं पिज्ज़ा, माँ परेशान हो जाती है। नो चॉइस। कल सुबह इडली बनने वाली, इडली खाना है। कल सुबह जो है उपमा बनेगा, हमारे साउथ इंडियन डिशेस आपके यहाँ जो बनते होंगे। तो एक ही, नो कमांड, नो चॉइस, कमांड है। 0 to 7 की तालीम में इस बात को याद रखना है, दलील नहीं है, ऑप्शंस नहीं है।
इस्तेदलाल नहीं है, हिकमत नहीं है, किसी चीज़ की हिकमत बयान नहीं की जाती है। मुल्क से मोहब्बत की कोई हिकमत नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए मुल्क से मोहब्बत, डिसिप्लिन, कचरा नहीं फेंकना, इसके लिए कोई दलील नहीं है। नहीं फेंकना है, नहीं फेंकना है। जब ये कर देते हैं तो उनकी फितरत बन जाती है, जब ये नहीं करते तो उनकी फितरत नहीं बनती। मैंने देखा बहुत से लोगों को, हमारे आप भी देखे होंगे, सऊदी दुबई जब जाती हैं तो हमारे दोस्त लोग एक गेयर के ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी रखते हैं, माउस खाया उसमें डाल दिया, फलां खा लिया उसमें डाल दिया, फिर उसके बाद किसी जगह जाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे वो इंडिया आते हैं फिर वही तरीका करते हैं, खाया हुआ ऐसे फेंकते हैं, फुटपाथ पे फेंकते हैं माउस के छिलके, इसलिए कि उनकी फितरत नहीं बनी। वहाँ तो वो डिसिप्लिन डर से करते हैं। 0 to 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज। इस उम्र में आप जितनी चीज़ें आप पैदा कर देंगे बहुत दिलचस्प है। मैं आगे भी बताऊँगा। हमने अपने बच्चों पर भी सब किया। बचपन में ज़ुबान सिखाना है तो उसमें कोई दलील नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये सेग़े माजी है, सेग़े मारूफ है, ये कुछ नहीं है। आप अच्छी अच्छी फिल्में जब दिखाते हैं इंग्लिश की, उर्दू की, अरबी की, तो ऑटोमेटिक बच्चे वो ज़ुबान सीख जाते हैं। दैट इज़ इम्प्रिंट। उसके लिए कोई दलील नहीं है कि यहाँ क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है। गाजी साहब हमको अरबी पढ़ा रहे थे कोविड के ज़माने में, तो उन्होंने अरबी की बात फिल्में दिखाई और हमसे कहा कि भाई इन फिल्मों से आप समझें अरबी में। तो ये तो बच्चों के लिए बनी है, हम तो कोविड में खाली बैठे थे तो सीखते थे। तो ऐसी फिल्में हैं बच्चों को दिखाने के लिए, आप फिल्म दिखाइए, उससे ज़ुबान सीखेंगे। अरबी सिखाना है ना आपको, तो ये अरबी सिखाने के जो तरीक़े हमारे पास हैं, लुगत सिखाने के, ये तरीक़े जो हैं ये तो उतना ज़्यादा मुफीद नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ये वो तरीक़ा पहले है, उसके बाद आप उसे डिसेक्शन करके सिखाइए इसमें ग्रामर क्या है। पहले तो ज़ुबानदानी आए। वानिम्बाड़ी के एक साहब थे, बहुत मारूफ, बहुत मशहूर अरबी दान, आप जानते होंगे, यस, अब्दुल रहीम फानमी। फानमी क्या है? फानमी वानमबाड़ी है वो। अरबी में वानमबाड़ी नहीं है तो फानमी हो गया वो। हाँ, उनका ये कहना है कि हम जब अरबी सिखाते हैं बच्चों को तो हम पहले भाई इसमें 3 किस्म के हैं, इसमें इसम है, हरफ है और फेल है, फलां है, हम सिखाते हैं ना ये सब चीज़ें। ये मजरूर है और ये ज़म्मा है, फलां है, कसरा है, ये सब हम सिखाते हैं। उनका कहना है कि जब हमने ज़ुबान सीखी उर्दू तो क्या हमारी माँ ने ग्रामर सिखाया था हमको? क्या मोहल्ले में हमने ग्रामर सीखा था? ज़ुबान सीख गए, फिर जब उम्र आई, पुख्तगी आई, तो फिर ग्रामर समझने लगे। लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिस्से से पढ़ाना है, ग्रामर के हिस्से से नहीं पढ़ाना है। ग्रामर की उम्र बाद में होती है। तो हम 0 to 7 में लैंग्वेज सिखाएं, ग्रामर हरगिज़ ना सिखाएं। इसलिए उनकी अरबी किताब है, जानते हैं, दुरूसुल लुगतुल अरबिया लिगैरि नातिकीन बिहा। ये देख लीजिए, इसमें है हाजा बैतुन, उसका कोई तर्जुमा नहीं है, सिर्फ यह है कि एक नज़दीक में घर बना दिया गया है। ज़ालिका फरसुन, दूर में एक घोड़ा बना दिया गया है, ज़ालिका फरसुन, है ना। हाज़िही जमीलतुन, ये जमीला लड़की है। तो आप मुज़क्कर, मुअन्नस, सिगा, नज़दीक, दूर, ये सब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। वो पूरी किताब उनकी जो है सिर्फ अरबी में है। नो ट्रांसलेशन, किसी लैंग्वेज से समझाना ही नहीं है। बच्चों को बोलना ही नहीं है कि ये घर है, हाजा बैतुन है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। ये घर है बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, ये हम सिखाते नहीं। हम सिखाते हैं ये घर है। उनकी पूरी किताब ऐसी है। हाँ, टीचर्स को अगर समझ में नहीं आता तो उसकी एक कलीद अलग उन्होंने शाये कर दी है, उसका तमरीन अलग शाये कर दी है, मश्क। आप में से कितने लोगों ने इसको देखा है? हिसाब में है? गुड। अलबत्ता फिल्में दिखाते हैं आप, हैं? हाँ हाँ, भाई उनकी एक किताब है, ये बहुत दिलचस्प है मोहतरम ताहिर साहब, आपने देखा होगा। उनकी एक किताब है, जैसे हमारी किताब है अलिफ बे ते से शुरू होती है,
उनकी किताब किससे शुरू होती है? अल्फ़ाबेट्स। मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने ये जो हमारे पास जो क़िराअतुर रशीदा या क्या जो बुनियादी किताब हमारी जो पढ़ाते हैं अलिफ बेते के बजाय उनकी एक किताब है, उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट है वो माँ है। बच्चा सबसे पहले बोलता है माँ, है अत्तिबियान, यस। उसके बाद दूसरा जो हर्फ उससे निकलता बा। अम्मा अब्बा सारी दुनिया में यही है। अच्छा, ये भी खूबी की बात है, सबसे पहले वो आपको याद करता है, बाद में हमको याद करता है। माँ बोलता है, अम्मा बोलता है, अम्मी। दुनिया की तमाम ज़ुबान में माँ ही है और दुनिया की तमाम ज़ुबान में बा ही है। अब्बा, पापा, बाबा, हिंदी में सब में। उनकी किताब अत्तिबियान का फ़ायदा ये है कि जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, ये अगर 30 दिन में किताब पढ़ लें तो कुरान 31वें दिन पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 0 to 7 नो दलील। माँ पहले क्यों आया, बा दूसरा लफ्ज़ आया, अलिफ बेते, अलिफ पहले क्यों आया, नो दलील, कोई दलील नहीं है, ऐसे ही। तो 0 to 7 बहुत ही दिलचस्प एज है बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए। उसमें जितना आप बिठा देंगे उतना अच्छा है। और भी बातें करेंगे इस मौजू पर। 7 to 14 का नाम है मॉडलिंग एज। मॉडलिंग का मतलब है हर इंसान किसी न किसी को मॉडल बनाता है, ये इंसान की फितरत है। 7 साल से पहले के बच्चे को आप पूछें, बच्ची को पूछें तुम क्या बनना चाहती हो, तो शी डजंट हैव एन आंसर। उसे पता ही नहीं क्या सवाल क्या है। आप जाके क्लास में आज पूछ दीजिए, 6 साल के बच्चे को पूछ लें, 5 साल के बच्चे को पूछ लें तुम क्या बनना चाहते हो, उसे आइडिया नहीं है सवाल क्या किया जा रहा है। ये सवाल जो है 7 साल के बाद समझ में आने लगता है। सबसे पहले बच्चा जिससे मुतासिर है वो बोलेगा, कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहती हूँ, या डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने देखा भाई डॉक्टर बहुत अच्छा है ना। या ज़रा और उम्र हुई तो कहेगा पायलट बनना चाहता हूँ, पायलट। अच्छा, ये क्या बनना चाहता हूँ 7 साल से लेकर 15-18 तक चलता रहेगा, है ना, ड्विंडल होता रहेगा। आपका काम क्या है टीचर्स का, इसमें आप उनको कम से कम 100 मॉडल्स दें। मॉडल जहन में बैठ जाना चाहिए, ये है जो मुझे बनना है। 7 to 14 ही में ये बताना है। अब माँ बाप करते नहीं, टीचर्स करते नहीं। टीचर पर क्योंकि सिलेबस का बोझ है तो उनको पढ़ाना है, उस पढ़ाई के बीच में मॉडल बना दें। इब्न तैमिया को मॉडल बनाकर पेश कर दें, उनकी कहानी ऐसी पेश करें कि बच्चों को याद हो जाए कि हमें इब्न तैमिया बनना है। गज़ाली की कहानी ऐसे पेश करें कि बच्चों को समझ में आ जाए भाई ग्रेट इंसान था भाई अपने ज़माने का, मुझे अपने ज़माने का ग्रेट इंसान बनना है। न्यूटन को इस तरह से पेश करें कि भाई ऑब्जर्वेशन करना है, जानवरों की तरह थोड़ी हमको ज़िंदगी बसर करना है। एक एप्पल गिरा तो उसने गौर किया, तो हमें आज के ज़माने में गौर करना चाहिए। तो मॉडल बना देना है, ये हमारे पास कम है। मॉडल बनाकर पेश करना। 7 से 14 के दरमियान कम से कम 100 मॉडल्स बच्चों के जहन में पायवस्त हो जाएं, तो 10वीं की उम्र में जब आएँ तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि 10th के बाद मुझे क्या करना है, 12th के बाद मुझे क्या करना है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। कोई कोर्स कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि 12th के बाद तुमको ये बनना है। उसके पास ऑलरेडी 100 चीज़ें मौजूद हैं। वो इकनॉमिस्ट बन सकता है, वो बैंकर बन सकता है, वो फुटबॉलर बन सकता है, वो फिजिशिस्ट बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, सोशोलॉजिस्ट बन सकता है, मीडिया पर्सन बन सकता है, वो कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, जज बन सकता है, लॉयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उसके पास 100 मॉडल जहन में मौजूद हैं। ये नहीं करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा कसूर होता है टीचिंग में। हम जब अकल को पहुँचे 13-14 साल की उम्र में, तो जब किताबें पढ़ते थे उसमें मुझे एक बहुत पसंदीदा किताब थी, कुरान का मतलूब इंसान। याद है आपको? अब हमारी एक किताब आ रही है, वो भी वही नाम है। ये किसकी किताब है? कुरान का मतलूब इंसान, वहीदुद्दीन खान साहब की बहुत फेवरेट किताब है मेरी। एक ज़माने में तो तकरीरें याद करके उसी को रिपीट करता था मैं। उसमें उन्होंने बहुत से मॉडल्स पेश किए, मुझे हमेशा जहन में बैठ गए वो। न्यूटन की कहानी बहुत खूबसूरत लिखी उन्होंने उस ज़माने में। कहा कि किसी ने पूछा तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते, कहा कि मैं ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा आदत पैदा नहीं करना चाहता। उस ज़माने से हमें मालूम है कि सिगरेट पीना बेकार है।
उस ज़माने में उन्होंने कहानी ऐसे लिखी कि काम का इर्तिकाज, ये अल्फाज तो अब उसी वक्त हम सीखे, इर्तिकाज, काम पर इतनी तवज्जो देता कि वो खाना खाना भूल जाता था। मौलाना ने लिखा है। और कभी अच्छा उसकी बहन करती थी कि लैब में वो काम करता था, लैब से बाहर एक चबूतरा होता था, चबूतरे में लाकर अपना टिफ़िन रख के चली जाती है भाई की। अब कभी कभी न्यूटन के जो दोस्त होते थे वो उसके साथ मस्ती करते, वो खाना खा जाते थे। न्यूटन इतना इर्तिकाज से काम करता था, रीडिंग लेता था, स्टडी करता था। और उन्होंने लिखा है कि उसके लैब में एक बेड था, अगर हमारे यहाँ बेड हो तो हम सो जाएंगे। वो उस पर घंटों लेटे आसमान की तरफ या छत की तरफ देखकर सोचते रहता था, फिर उठता था, फिर रीडिंग लेता था। फिर अचानक उसे याद आया कि खाना शायद मैंने नहीं खाया। वो बाहर गया, जाकर टिफ़िन खोला तो देखा कि खाना ख़त्म हो गया है। कहा अरे मैं खा चुका हूँ, मुझे याद ही नहीं है। फिर चला गया अंदर। ये लिखा है, आप देखिए भाई, ये सब मॉडल्स हमारे जहन में बैठ गए उस उम्र में। इस रियली इंसान बने तो ऐसे बने, काम के धनी बने, ऐसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। बहुत दिलचस्प किताब है वो। तो ये मॉडल्स जो है क्रिएट करना, ये टीचर्स का काम है। 100 मॉडल्स आपको 7 साल से 14 साल का बच्चा आपको मिले एज ए टीचर, एज ए मदर, एज ए फादर, तो कम से कम आप 100 मॉडल्स प्रेजेंट करें। या आप तसव्वुर करके देखिए कैसे बनाएंगे। मॉडल वो होता है जो उसवा है। एक उसवा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्टीमेट मॉडल। उससे नीचे छोटे 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 मॉडल्स हैं, ये हम पैदा नहीं कर पाते। मेरे घर में इत्तेफाक ये है कि हुस्न इत्तेफाक ये कि जमात का आदमी रहा मैं, तो मेरे घर में मेहमान नवाजी भी मेरा शौक़ है। तो मेरे घर में सब आते थे, सारे जितने बड़े लोगों का आप तसव्वुर करेंगे सब आए। मौलाना सिराज साहब से लेकर मौलाना उमरी साहब से लेकर डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब और डॉक्टर रफ़त साहब और डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, ये सब आते। तो बचपन से बच्चों के जहन में मॉडल है, उनका तारुफ कराता था। ये डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी, ये वो आदमी हैं जिनको 100 बड़े सोशल साइंटिस्ट की फहरिस्त में नाम है 20वीं सेंचुरी के। उसमें बाज़ नाम जो आप सोचते होंगे वो नाम नहीं है उसमें। उसका क्राइटेरिया यह है कि दीगर मज़ाहिब का मुताला उनकी ज़ुबान में जो करते हैं उनको सोशल साइंटिस्ट मानते हैं। हिंदुइज़्म का मुताला संस्कृत से करें, यहूदी मज़हब का मुताला इब्रानी ज़ुबान से करें। जो लोग ऐसे करने के काबिल होते हैं सोशल साइंटिस्ट के टेक्नोलॉजी में, वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं। भाई हमने तारुफ कराया अब्दुल्ला अंसारी साहब का, शांति निकेतन में पढ़िए तारुफ कराया। हमने ये बताया कि भाई अमेरिका में उन्होंने पढ़ा है, हमने ये बताया कि उन्होंने ये किताबें लिखी, ये फ़लसफ़ा है। बचपन से बच्चों के जहन में बैठ गया कि सोशल साइंटिस्ट का मतलब है कि आप किसी मज़हब का मुताला करें तो उन्हीं की ज़ुबान में करें। हम जो करते हैं वो तो अंग्रेज़ी से करते हैं, हिंदी से करते हैं, उर्दू से करते हैं, दीगर मज़ाहिब का मुताला। हम तो हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदू लिटरेचर पढ़ नहीं सकते, तो हम सोशल साइंटिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। डॉक्टर साहब का तारुफ कराते थे फिज़िक्स में PhD, कासिम रसूल इलियास साहब का तारुफ कराते थे केमिस्ट्री में PhD। बच्चों को समझ में आता था ये कोई बड़ी चीज़ है। जर्नलिज्म सिखाते थे। तो मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे उनके पास 100 मॉडल मौजूद थे पहले से, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। टीचर्स का काम है कि वो दौरान तालीम ये 100 मॉडल्स कैसे पैदा करेंगे। हमने अपने बच्चों के साथ कम से कम 4 साल कहानियाँ सुनाई बिताई है, टाइम गुजारा है। पूरे 5 बच्चे बैठते थे और कहानी सुनाने के लिए प्रॉब्लम है कि पहले मैंने पुरानी कहानी शुरू की। पुरानी कहानी कहाँ से लाएंगे? तफ़हीमुल कुरान में तो कहानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। तो आदम अलैहिस्सलाम ले तो मुझे वो पढ़ना पड़ता था, तफसीर इब्न कसीर। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनानी है तो ये सब तफसीर इब्न कसीर से पढ़ता था मैं। अब नूह अलैहिस्सलाम की कहानी को ड्रामाटाइज अंदाज करके 2-4 दिन तक वो चलेगा। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी चलेगी तो 1-10 दिन तक चलेगी। अब बच्चों के जहन में सामरी को हमने ऐसे पेश किया कि उनको याद हो गया कि उन्हें ज़िंदगी में कभी सामरी नहीं बनना है। क़ारून का हमने इस तरह से पेश किया कि उन्हें याद हो गया कि भाई ये क़ारून जो दौलत का दीवाना, ऐसा नहीं बनना है। तो इस तरह से कहानियाँ सुनाते सुनाते मैं गुजारता गया 4 साल तक। सारे अम्बिया, रसूलुल्लाह की सीरत, 30 परवाने शम्म रिसालत के, 40 जानिसार, 50 सहाबा, 70 दरख्शां सितारे, सहाबियात, ये सब कहानियाँ। ये जो हुआ तो मॉडल उसमें जहन में बैठ गए। खिलाफत मलूकियत जब मैं सुनाया तो उस वक्त हमारे बच्चे अपने जोश के उरूज पर थे।
जंगे जमल, जंगे सिफिन, बचपन में उनको समझ में आ गया कि क्या गलत किया लोगों ने, कहाँ धोखाधड़ी हुई, सब समझ में आता है। तो कहानी के ज़रिए से हमने मॉडल्स, बनने के मॉडल्स, नहीं बनने के मॉडल्स दोनों पेश किए। तो ये है 7 to 14। मेरी बात मैं यहाँ रोकता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अब आप बताइए कि आपका तजुर्बा क्या है इन दोनों में। आपकी तदरीस में इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, दोनों आप बताइए, ताकि अगर मुझे कुछ मालूम हो एक्स्ट्रा तो मैं बता सकता हूँ। ये बताइए कि इस नफ्सियात का ख्याल आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं पढ़ाई में। जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो क्या आप इसका लिहाज रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बताएं बस। कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्टोरी शेयर कीजिए, आप अपने तजुर्बे बताइए। सर, जैसा कि अभी शुरू में बात आई है कि 0 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम समा और तारक का यानी कि एक तरह से आर्डर देते हैं और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमें की फिलॉसफी में ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि बच्चों की ज़रूरियात को अपने ख्याल रखते हुए उनको तारीफ देनी है, उनकी तरबियत करनी है। तो अगर हम सिर्फ ऑर्डर देंगे, बच्चों को ऑप्शन नहीं देंगे, तो फिर इस तरह से तो हम बच्चों की ज़रूरियात को कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे। और फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से बच्चों से कराना चाहिए, इसमें आपने मिसाल दी कि अगर बच्चा जो है उसको ऑप्शन दिया जाए कि खेलना पहले है या पहले रूम साफ करना है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं देंगे, बच्चा रूम साफ करेगा उसके बाद खेलने जाएगा। बहुत सही। तो मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे को हम ये कहते हैं, अगर बच्चे के साथ ही आकर दरवाजे पे खड़े हैं, बच्चा जाहिर बात है उसको रूम साफ करना नहीं चाहेगा, तो नफ्सियात उस बच्चे की यही होगी कि मैं खेले जाऊँ। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर अगर आप खेल कर आ जाएंगे और रूम साफ कर देंगे तो हम आपको ये चीज़ इनाम दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं। तो बच्चा इस वजह से आ जाएगा और पूरी हमारे साथ हो जाएगा, बच्चा पहले खेलने लगेगा, जो उसकी पहली तरजीह भी है खेलना। और फिर हम सिगरेट के हवाले से अगर देखें तो दूसरों की ज़िंदगी में भी इसका बहुत ही अच्छा भी नमूना मिलता है कि अगर सगीर थे वो आपस में खिदमत में रहे, और ये भी वाकई मिलता है कि एक नंबर जो है अगर उसको कहीं जा रहे थे उससे कोई काम हो गया लेकिन उन्होंने नहीं किया तो आपस में उस पर कोई जगह नहीं, कुछ नहीं कहा। और उनका ये बकायदे स्टेटमेंट है, वो आप बताते हैं, लिखते हैं कि मैं आपस की खिदमत में 10 साल तक रहा, लेकिन आपने कभी मारना तो दूर की बात, हमें फिटकार तक भी नहीं, डांट डपट फिटकार तक नहीं। अभी बात, एक मिनट, आप बात कर रहे थे 0 to 7 और अनस का, हज़रत अनस का जो वाक़या है वो 0 to 7 में नहीं आता, वो 10 to 20 में आता है ना। 10 साल की उम्र के थे जब जाकर उनकी माँ ने छोड़ा। क्या उम्र के थे वो? हैं? 7 से ऊपर थे, 0 to 7 में नहीं आते। दूसरी बात याद रखिए, 0 to 7 में खेलना कोई फिजिकल फिटनेस ज़रूरी नहीं है। ये जो खेलते हैं वो सोशलाइजेशन के लिए खेलते हैं। 7 to 14 में, बचपन में जो कुछ खेलना है वो बॉडी डेवलपमेंट के लिए है, उसमें सोशल डेवलपमेंट नहीं है। 0 to 7 में सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारा ये समझना है कि जब आप आर्ग्यूमेंट करने का मौका देते हैं तो बच्चे आपसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट करने की उम्र बाद में, सिखाएं आर्ग्यूमेंट करना, उसके बाद है, 0 to 7 में नहीं। हाँ हाँ, बैठ। इधर टीचर्स, इधर से कोई सवाल लेडीज से? सर ने पूछा, अच्छा है, सही है, उन्होंने सवाल किया। तो आपको इस तरह से कोई इसमें मेरी गुफ्तगू में लगे कि कोई लैकुना है, कमज़ोरी है, तो आप बताएं। जी सर। मैं 7 साल की इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें सिखाई और उस तरह की कुछ चीज़ें मैं यहाँ फलाह भी देख रहा हूँ। तो ये किसी मदरसे में कम से कम 50 मदरसे मेरा जाना होगा, मैंने इस तरह की कुछ थी कहीं नहीं थी। वैसे भी वाक़या बताऊँ, एक केजी क्लास में मुझे भेजा कि कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, सीखने के लिए। मैं जाके वहाँ बैठ गया, एक बच्चा आता है हिंदी रोता हुआ, बहुत तेज रोता, टीचर के पास आके खड़ा होता है, टीचर कुछ नहीं, 1 मिनट रो रहा है। टीचर अचानक उसकी तरफ घूम के कहते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या लगा है, जाओ धुल के आओ। वो धुलने के लिए कहती है जबकि हाथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ। टीचर उसको भेजती है हाथ धुलने के लिए, भाई उसका गिलास में रख दिया। वो आता है तो अब कम रो रहा है, हाथ धुलने के बाद वो आया है तो अब कम रो रहा है। तो बारह फिर टीचर भेजती है, 3 बार जब वो भेजती है और बच्चा आके खामोशी से आके अपनी जगह बैठ जाता है। बाद में जब मैंने पूछा टीचर से
कि आपने ऐसे क्यों किया, तो मालूम ये होगा कि ये तो क्लास आने के लिए रो रहा था। अब हम उसको अगर कुछ भी समझाएंगे तो समझने वाला नहीं है, उसका माइंड डाइवर्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, तो ये हम फलाई में सीखने के लिए मिल रहा है, वरना मदरसों में तो आमतौर पर इंग्लिश मीडियम में जो बहुत अच्छे नाते हैं वहाँ सीखने के लिए सब मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा, ये भी बता दूं मैं कि वेस्ट का कल्चर ख़राब है। 0 to 7 में भी वो समझते हैं कि बच्चों को ऑप्शन देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी है, उनकी मर्जी है, उनका हक है। ये सब बकवास है। ये भी है उनके यहाँ। भाई लिबास पहनाते, मसलन हमारे कल्चर में लिबास लड़की को पहनाने का एक तरीका है। अब वो उसके क्लासमेट की देखा देखी चाहती है, ऐसे पहने वैसे पहने, जो बेहया लिबास है। अब मगरिब का तस्वुर है कि भाई उसकी आज़ादी है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारा तस्वुर है कि भाई हमें कोई दलील ही नहीं देना है, लिबास मतलब यही है जो पहनाते हैं। जब 7, 8 साल 10 साल की बच्ची हो जाएगी तब हम बताएंगे हया क्या है, वरना हया का आइडिया ही नहीं है। तो हया क्या समझाएंगे आप? समझा नहीं सकते आप हया को 7 साल के से कम उम्र बच्चों को। तो आपको बताना यही लिबास है। जो है इसमें तो बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, यानी अच्छी तरह बोल लेते हैं, 3 साल मान लीजिए, तो बहुत सवाल करते हैं वो, और सवाल ऐसे ऐसे करते हैं कि वो पहले नहीं करते हैं, उनका हरीफ जब आ जाता है पैदाइश का, ये कहा था क्या आएगा? बच्चा दूसरा भाई बहन, हाँ भाई बहन, हाँ हाँ, तो कहा ही कहा था हाँ हमारी जगह उसने ले ली, मतलब उसको तो समझ में। तो इस तरह का और भी बहुत से सवाल करता है वो। तो दलिया आपने कहा दलील नहीं, तो कैसे उनको समझाया जाएगा, कैसे उनको? हाँ, इस पर भी बाकायदा लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। जाइए वीडियो लेक्चर देखें। कि बच्चे जब सवाल करते हैं तो फैक्ट को आप छुपा नहीं सकते, फैक्ट को आप छुपा नहीं सकते। कुरान में बहुत सी चीज़ें वो बयान की गई, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते तो हमें पता नहीं। एक अरब का बच्चा 5 साल में जब कुरान हिफ्ज़ करता है, 6 साल में, तो सेक्स की बात ही नहीं जानता है वो। उसे तो समझ में आ रही है ना बात, उसका आइडिया क्लियर नहीं है, लेकिन अल्फाज तो पढ़ता है। तो कहा गया है कि बच्चों को हम कैसे समझाएंगे। तो अभी मेरा कल एक सेशन ख़त्म हुआ, बल्कि कल रात यहाँ आने के बाद मुझे उनसे गुफ्तगू भी हुई। तो एक औरत जिसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और या कुछ और परेशानी थी, उस पर मैं काम कर रहा था, काउंसलिंग। उस लड़की को दूसरी डिलीवरी होने वाली है, और वो डिलीवरी के वक्त उसको कुछ परेशानी है, सेकंड है। तो उसमें गुफ्तगू में ये बात हमने बताई कि जो पहली बच्ची है, जो 2-2.5 साल की है, क्या उसको बताया गया कि पापा आने वाला है? तो उसने कहा यस, बेबी आने वाली है, ये बच्चा आने वाला है, जो भी आप अल्फाज, मुन्नू आने वाला है ना। पहले माइंड को बच्चों को तैयार करना होता है। कैसे आता है? तो वो फरिश्ते ला कर देते हैं, पेट में अल्लाह ताला डालता है शादी के बाद। पूछेगी बच्ची, फिर हमारी फूफी को क्यों नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई? तो बताएंगे शादी के बाद अल्लाह ताला पेट में डालता है। ये सब हकीकत ही है, मगर उन हकीकतों का एकदम कामन जुबान में बोलते हैं। फिर फरिश्ते निकाल कर देते हैं बच्चे। तो बेबी आने वाला है, बेबी आने वाली है, लड़का आने वाला है, वहाँ मालूम हो जाता है। यहाँ जेंडर नहीं बताते, वहाँ मालूम हो जाता है। तो मेंटली जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बच्ची तैयार है अपने भाई के लिए, और उसका रोल भी बताया जाता है कि तुम्हारा रोल क्या है। धीरे धीरे वो कहने लगती है, मैं उसको कहानी सुनाऊंगी, मैं उसको लोरियाँ सुनाऊंगी, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, आप बॉटल दें तो मैं करूंगी, फलां करूंगी, ये सब बोलने लगती है। तो मेंटली जब प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों के अंदर हॉस्टिलिटी नहीं होती है, लड़ाई नहीं होती है, सिबलिंग राइवलरी जो कहते हैं, वो सिबलिंग राइवलरी नहीं होती। पहले से हमने मेंटली प्रिपेयर नहीं किया, तो जो बच्ची है वो समझती है कि ये जो आया है बच्चा, इसने मेरी मोहब्बत को छीन लिया माँ से, उससे जेलस हो जाती है, उससे उसे हसद पैदा हो जाता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। ये तो इस सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन सर ने सवाल किया, मौलाना ने, तो मैंने बता दिया। आगे चले, इस पर कोई सवाल है? (14 to 21) is सोशलाइजेशन एज। सोशलाइजेशन यानी आदमी समाज में जाने लगता है। पहले में 0 से 7 में बच्चे का मरकज माँ है,
या बाप है। 7 to 14 में बच्चे का मरकज़ उसके टीचर हैं, उसके मॉडल्स हैं। 14 to 21 में उसका मरकज़ बदलता है, अब दोस्त हैं उसके। दोस्त जो खाते हैं वही अच्छा लगता है, दोस्त जैसे पहनते हैं वैसे ही अच्छा लगता है, दोस्त जहाँ पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं वही करना है, तो उसका सेंटर शिफ्ट होता है। पहले सेंटर पेरेंट्स की तरफ था, फिर सेंटर जो है मॉडल्स की तरफ हुआ, अब सेंटर शिफ्ट हो गया है फ्रेंड्स की तरफ। ये शिफ्ट को आप महसूस नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्यों सुनेगा? शिफ्ट हो गया है सेंटर, आप समझते ही नहीं। माँ बाप शिकायत करते हैं ना, बच्चा बहुत नालायक हो गया है, बातें नहीं मानता, मेरी बात सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? उसका सेंटर ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, उसका सेंटर शिफ्ट हो गया है दोस्तों की तरफ। आप पहले ही से एसआईओ के दोस्तों का हल्का बना देते तो फिर वो सेंटर जो है अच्छा होता था। आपने तवज्जो नहीं दी तो उसका सेंटर गलत लड़कों की तरफ हो गया, तो वो आपसे दूर हो गया। भाई इस उम्र में मैंने अपने बच्चों को जो कुछ किया वो बड़ी हिकमत के साथ, डायरेक्टली नहीं बल्कि एसआईओ के बच्चों के थ्रू से जो कुछ करना था वो मैंने किया। तो धीरे धीरे मेरे बच्चे जो है, आज भी हमारे बच्चे उन लोगों को याद करते हैं। उनके साथ पिकनिक पे चले गए, उनके साथ एसआईओ के इज्तिमा में चले गए, उनके साथ कबाब खाने चले गए। तो वो जब सेंटर बने तो मैंने सेंटर शिफ्ट किया, उस सेंटर से फिर वो तहरीक में आ गए। ये हमारा काम है कि सेंटर क्या देते हैं। तो सेंटर शिफ्ट होना है 14 to 21 में, सोशलाइजेशन में उनका मरकज़ बदल जाता है, उनके हीरो बदल जाते हैं। 14 to 21 में दो हिस्से हैं, 14 to 18, 18 to 21। 14 to 18 जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंज है, जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं उसमें, और 18 to 21 में नफ्सियाती तब्दीलियां आती हैं। बहुत मुश्किल है टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी इस उम्र के बच्चों को संभालना। 14 to 18 में जिस्मानी जो तब्दीली आती है वो ये कि सेक्स की आइडेंटिटी उसी वक्त समझ में आती है। उससे पहले सेक्स की आइडेंटिटी, लड़का मैं इसलिए हूँ कि मैं टोपी पहनता हूँ, लड़की मैं इसलिए हूँ कि मैं ओढ़नी ओढ़ती हूँ, लड़का इसलिए कि मैं अब्बा के साथ मस्जिद जाता हूँ, लड़की इसलिए कि मैं अम्मी के साथ किचन में, ये सब है। सेक्सुअल आइडेंटिटी 14 के बाद वेरी क्लियर समझ में आती है। 14 to 18 में बच्चों के जहन में एक तूफान होता है सेक्स को लेकर, जिस्मानी साख्त को लेकर, जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां हो गई उसको लेकर बड़ी वहशत, बड़ी घबराहट, बड़ी परेशानी होती है। माँ बाप बात ही नहीं करते उस मौजू पर। उस मौजू पर माँ बाप टीचर्स बात नहीं करते, टीचर्स टू टीचर्स, एसआईओ के मेंबर्स बात नहीं करते। हम भी जाते हैं, इज्तिमा करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं, असल मौजू में बात ही नहीं करते। मैं गुज़िश्ता बार जब आया था, अभी 1 महीना पहले भी आया था, उससे पहले, तो यहाँ लड़कों ने मेरा प्रोग्राम रखा है, एसआईओ के लड़कों ने, और कुछ वो रखा निज़ाम की तब्दीली और पता नहीं क्या बड़े बड़े मौज़ूआत। मैंने कहा आज हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, आज हम सेक्स के मौजू पर बात करेंगे इसी मस्जिद में। जब मैंने गुफ्तगू शुरू की, सवालात किए, तो हर लड़के के जहन के अंदर एक तूफान है, मसला है, परेशानी है, घबराहट। किससे बात करें, किससे शेयर करें? अगर अच्छे लोगों से शेयर करेगा तो रहनुमाई मिलेगी, गलत लड़कों से शेयर करेगा तो गलत रास्ते पर जाना ही है उनको। बेहतर है कि आप बात करें, अपनी लड़कियों से हम बात करें, अपने लड़कों से हम बात करें इस मौजू पर। मेरे घर में मैं बैठता हूँ, रातों में बहुत देर तक बच्चियों से बातें होती हैं। ये सब सोशल मीडिया के लोग हैं, इनके वैल्यूज़ कौन से हैं? जो सोशल मीडिया के वैल्यूज़ हैं। अब LGBT का मौजू आता है तो बच्चे कहते हैं अब्बा वो तो उनका राइट है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी। अब ये फैशन है कि भाई LGBT के सिलसिले में उनकी राय वो हो। हमारा काम है कि हम बात करें। LGBT के मौजू पर हम अपने बच्चे से, 16-17 साल के बच्चे से बात ही नहीं करना चाहते। हमें मालूम ही नहीं है LGBTQ क्या है, खुद हमें नहीं मालूम है। टीचर्स को मालूम है LGBT क्या है। दीजिए माइक, देखेंगे कितना जानते हैं। दीजिए माइक, दीजिए, इधर एक, इधर एक। पीछे पीछे पूछा किसी टीचर ने, पीछे पूछा। है? अच्छा मतलब इधर दीजिए, इधर दीजिए, पीछे पीछे आ जाइए, बीच में जाइए आप।
भाई देखिए, ये सब मौज़ूआत सोशलाइजेशन की एज है। इस उम्र में मैंने बताया जहन में एक तूफ़ान है, उस तूफ़ान को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो वो तूफ़ान जो उनकी शख्सियत को उड़ा देगा। हमें काम करना है, काम डाउन करना है, बात करना है, सेटल डाउन करना है उनके इश्यूज़ को। ये हर इंसान के अंदर आते ही हैं सवालात। आप अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो गंदे लड़के एड्रेस करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 14 से 18 के दरमियान जिनसी और जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं। 14 से 18 ये वो मौजू जो अहम तरीन है, जिस पर ना टीचर बात करता है, ना वालिदैन बात करते हैं, ना ईसाइयों के लोग बात करते हैं, ना खुतबा जुमा में एड्रेस करते हैं। कहाँ से पूछेंगे ये सवाल जो उनके जहन में हैं? ये बताइए। भाई पिछले ज़माने में अलग था, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। 14 to 18 में भाई लड़का है तो उसे नाइट फॉल हो गया, लड़की है तो उसे मेंसेस हो गया, बाल उग आए, कुछ और चीज़ें होने लगी। अब उसके जहन में 100 सवाल हैं, किससे पूछे वो? कौन बात करे इस मौजू पर? और उसके अलावा मैंने बताया कि लड़का लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, लड़की लड़की से अट्रैक्ट हो रही है। अब के ज़माने का फितना है ये। इसको LGBTQ एक मूवमेंट है, एक तहरीक है पूरी दुनिया में, जिसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने। 100 साल की मेहनत है, इल्मी काम है। तो हमारे बच्चे, आप जानते ना जानते, आप माने ना माने, आपके बच्चे LGBTQ से मुतासिर हैं। जो फिल्में देखती हैं 3 साल की उम्र के लिए, जो बच्चे बनाए, जो फिल्में बनाती हैं 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए, उसमें भी LGBTQ होता है। उसमें भी एक लड़का एक लड़के से मोहब्बत करता है। जो कॉमिक्स आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी एक लड़की से मोहब्बत करती है। आपको पता ही नहीं। स्कूल में जो बहस होती है, गुफ्तगू होती है, उसमें ये मौजू है, आप बहस नहीं करते। तो हम कैसे बच्चों की तरबियत करेंगे जब हमें पता नहीं कि उनके जहन में क्या सवाल आते हैं? 14 to 18 सर बताइए, व्हाट इज LGBTQ? बताइए ना। आपको मालूम होता, आप लिए थे ना, आप पूछे थे। अच्छा आप बता दीजिए, पहले आप बता दें। हमारे बचपन में बिगड़ने के लिए सादत हसन मंटू थे, इसमत चौथाई थी और पीली किताबें थी, जिन तक रसाई हर एक की मुमकिन नहीं थी। बहुत सही। मैंने फरागत के बाद मंटू पर रस्म चौथाई पढ़ा, और उस उम्र में कुछ असर होने वाला नहीं था। लेकिन अगर वही 10-12 साल की उम्र में वो किताबें भी देखी, शायद मामला कुछ और। बहुत सही, बहुत सही है जी। उधर दीदी। दूसरी चीज ये कि तरबियत के जितने पहलू, कम से कम 50 ऐसे इज्तिमा में तो शरीक हो चुका हूँ जिसमें जिनसी तरबियत पे कोई गुफ्तगू ही नहीं होती। हद तो ये है कि कोई अपने फलाह में उस जुमले का तर्जुमा ही नहीं किया जा सकता जिसमें इंतजार होने के बाद आदमी न पढ़ लिया। अच्छा मैंने कहा ना, ये 2-3 महीने पहले जब मैं यहाँ फलाह की मस्जिद में बैठकर इस मौजू पर बात किया तो ऐसा के लड़कों ने कहा, अमीन साहब अगर ये मौजू मालूम होता तो ये पूरी मस्जिद भर जाती। वो 30-40 बच्चे बैठे थे, हमने उनके मसाइल पर गुफ्तगू खुलकर। हाँ जी उधर दीजिए। दरअसल ये पूरी तहरीक है और LGBTQ ये शॉर्ट फॉर्म है। L मतलब लेस्बियंस, और G मतलब गे, और T ट्रांसजेंडर, Q B LGB बाइसेक्सुअल, और प्लस तकरीबन 30 से ज़्यादा वगैरह है ना। बुनियादी तौर पर ये हमारे माशरती जो समाजी जो जिंदगी से अदा करने वाली तहरीक है। हमें खुशी हासिल करनी है, ये खुशी हासिल करने के लिए लड़का लड़के से भी अट्रैक्ट हो सकता है, लड़की लड़की से हो सकती है, इस तरीके से और भी बहुत है। अब जो LGBTQ है, अगर ये आइडिया क्लियर हो टीचर्स को तो टीचर्स बात कर सकते हैं। कभी एक दिन आप, हेलो ये सेल ख़त्म हो गया क्या? हेलो टीचर्स के लिए इस तरह के मौज़ूआत पर एक्सटेंशन लेक्चर्स रखा कीजिए, जिस पर ये जो जदीद मौज़ूआत हैं जिससे हमारे तलबा गुजरते हैं, उनके जहनों में है, उनके सर्कल्स में गुफ्तगू है, हमारे टीचर्स भी उससे वाकिफ़ हों और हम इस्लामी टर्म्स में बात कर सकें। तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते ही लड़के, बहुत सी बुराइयां होती हैं। हमें काउंसलिंग करते वक्त हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें किसी को बुरा नहीं देखना है। एक मसले में लड़का फंसा हुआ है, उसको वहाँ से निकालना है। तो एक लड़के की काउंसलिंग मैंने की, वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसे ये ख्याल है कि वो लड़की है, इसको कहते हैं क्वीर। क्यू है ना, LGBTQ। क्वीर जो है वो है कि आज लड़का होगा उसे ख्याल है कि मैं लड़की हूं, आई एम ए गर्ल बॉर्न इन ए रॉन्ग बॉडी।
लड़की होती है उसे ख्याल होता है आई एम ए बॉय, टेकन बर्थ इन ए रॉन्ग बॉडी। अब इस लड़के को ख्याल है कि मैं लड़की हूं, उसकी अदाएं, उसका चलना, उसका बात करना, ये सब उसमें शामिल है, और भी दीगर बुराइयां हैं। तो फिर मुझे 6-7 सेशन लगे समझाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग समझाना नहीं होता है, साइंटिफिक होता है। तब उसे रियलाइजेशन हुआ कि यस आई एम ए मेल, मैं लड़का हूं। तो मगरिबी तहजीब ने यह कर दिया कि तुम्हारे मन में अगर यह आता है तो मन में जो चीज़ आई उसके मुताबिक अपने जिस्म को बदल लो। इस्लाम में यह है कि अपना जिस्म हकीकी है, मन में कोई बात आए कोई मसला नहीं है। मन को कंट्रोल करो, ख्याल को कंट्रोल करो। जिस्म जो अल्लाह ने दिया है वही असल हकीकत है। मगरिबी तहजीब है कि जिस मन में जो ख्याल आया वो असल है, जिस्म गलत है तो जिस्म को बदल लो। 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है ऑपरेशन करके, लड़की लड़का बन जाती है, लड़का लड़की बन जाता है आज के ज़माने में। तो 14 to 18 जहन में तूफान है, 14 to 21 में जहन में सवालात ही नफ्सियाती सवालात। अभी दिल्ली में एक हफ्ता पहले हमारे दोस्त से मुलाकात हुई, उन्हें भी अफसोस है, हमें भी अफसोस है। अच्छा, उसमें टीचर्स की गलती से हुआ। वो एक दीनी मदरसे में पढ़ता था और बास टीचरों के गलत रवैये से वो इस्लाम छोड़ दिया। इस्लाम को छोड़कर उसने एक नाम दूसरा रख लिया, जो ग्रीक सिविलाइजेशन में किसी भगवान का नाम है वो नाम रख लिया उसने। अब माँ बाप के साथ जाता है कहीं भी, मंदिर देखा तो यूँ कर लिया, चर्च देखा तो यूँ कर लिया, है ना, सब। और मैंने उससे पूछा ईद के लिए क्या करते हो? ईद के दिन कपड़े पहनते बिरयानी खाते हैं, और क्या करते हैं? तो मतलब ये है कि 18 to 21 जो सवालात ही जहन में, उसका जवाब नहीं देने के नतीजे में इस्लाम ही से बरगश्ता हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी आबादी अब बढ़ती जा रही है जिनको एक्स मुस्लिम्स कहा जाता है। एक आपके फलाही हैं, वो मेरे पास ले आए, अपने बच्चे का पूरा केस बताया उन्होंने। तो ये आई से वो सवालात करता है, लड़की की उम्र वही 15-16 के ऊपर है, 17 है। तो वो सवालात वही, इस्लाम के ख़िलाफ़ गाली है, ज़िना की सज़ा क्यों इस्लाम में ऐसा है, चोरी की सज़ा इस्लाम में ऐसा क्यों है, फ़लाँ है। वो बात कर रहा है, वो सारा उन्होंने टेक्स्ट को मुझे भेजा, बताया। तो वो जो सवालात ही जहन में 18 to 21, 14 to 18 क्या सवालात थी? 14 to 18 क्या है? तूफ़ान है जिस्मानी और जिनसियाती मामले को लेकर। 18 to 21 में फ़लसफ़े को लेकर, मज़हब को लेकर, अक़ीदे को लेकर, नज़रियाती बातों को लेकर सवाल है। अब इस उम्र में हम इन मसलों पर बात ना करें, हमें चूँकि सिलेबस जो दिया गया बस वो पढ़ा देना है, हमारी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो जाएगी, तनख्वाह तो मिल जाएगी, लेकिन हमने बच्चे को तैयार नहीं किया, उसके सवालात वैसे के रह गए। तो ये सोशलाइजेशन का जो एज है, इसमें लोग सोशलाइज होते हैं तो वहाँ जाकर सीखते हैं उस ग्रुप में। इसलिए अल्लाह का एहसान है हम लोगों पर, अल्लाह ताला ने SIO जैसी अजीम नेमत दे दी। अच्छे ग्रुप में रहे तो हमारे मौज़ूआत अच्छे रहे, गुफ्तगू के मौज़ूआत, थाट प्रोसेस। और अगर ऐसे मौज़ूआत नहीं मिलते, हल्के नहीं मिलते, सोशलाइजेशन के एज में फिल्मों की दुनिया में चले जाते, क्रिकेट की दुनिया में चले जाते, बहुत से लोग टपोरी बन जाते, गन कल्चर में चले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो सोशलाइजेशन एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ एक स्लाइड किया है, ये कम से कम जो है बेशुमार स्लाइड्स हैं, इसमें हमने सिर्फ एक स्लाइड पर गुफ्तगू की है आज के लिए। तो इस पर हम ये देते हैं शीट, इस पर काम शुरू करें, ये तकसीम कर दीजिए भाई जी। अब हमारे पास 30 मिनट्स हैं, आधा घंटा है, जमा हो जाइए, गुफ्तगू करेंगे फिर। अब आप इसमें से कोई सवाल हो तो आप करें, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जवाबात भी देंगे, आपके तजुर्बात भी शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर यह सवालनामा या वर्कशीट देने का मकसद ये है, या होता है ये मकसद, कि किसी भी वर्कशॉप में जब हम देते हैं तो एक तरफ़ा तो हम बयान करते हैं,
एक तरफ तो आप देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब ट्रेनिंग के टूल्स हैं, और एक टूल ये है कि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाए, तहत शऊर में जाए, और तहत शऊर से अपने फाइल्स से इस मौजू से मुतालिक जो मवाद उसके अंदर मौजूद हैं वो दरियाफ़्त करके ले आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ये मालूम है, हर इंसान को मालूम है, इसमें से बहुत सी चीज़ें मैं सिर्फ एक तरीके से पेश करता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ, वरना इसका मौजू आपके पास मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, अपनी याददाश्त की फ़ाइलों में जाएं, वहाँ से कुछ चीज़ों को निकालें। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये करने लगते हैं तो आप जिस चीज़ से घबराते थे, ये याद कीजिए कि आपका तालिब इल्म भी उसी चीज़ से घबराता है। आप समझते हैं कि किसी टीचर के मार से आप घबराते थे, तो याद रखिए कि आपके मार से भी बच्चा घबरा रहा है। किसी ने लिखा है कि मेरी पसंदीदा मुझे नहीं, कौन सी सज़ा मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, तो किसी ने लिखा मुर्गा बनाना। जब आपको तकलीफ़ होती थी तो आप क्यों मुर्गा बनाते हैं दूसरों को? सवाल ये है कि आप क्यों मुर्गा बनाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चनर दिया जाता है ताकि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना जायज़ा लें। अब इस मौजू पर कोई भी आप गुफ्तगू करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने असातिज़ा हैं जो मारते हैं अपने बच्चों को? अच्छा ये बताइए, आप में से कितने असातिज़ा हैं, अब आप में से कितने असातिज़ा हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं मारते? बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल नहीं मारते। इधर भी 12-15 हाथ हैं भाई, इधर 4 लोग हैं, बहुत अच्छा। नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं, हमारा सवाल था जी, बिल्कुल नहीं मारते। तो बहुत सब्र है आपके अंदर, बहुत माशाल्लाह। तब आप बताइए, बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? इस पर तो बताइए, डिबेट कीजिए, माइक दीजिए। मारना चाहिए, कुछ लोग बोलें, कुछ लोग नहीं मारना चाहिए बोले, मैं सुनना चाहता हूं, दीजिए। जो लोग मारते हैं वो भी जानते हैं कि नहीं मारना है। भाई देखिए, मैं एक दीनी मदरसे में ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने वहाँ यही सवाल किया कि कितने लोग हैं जो बच्चों को नहीं मारते, तो एक हाथ भी नहीं उठा, एक हाथ भी नहीं उठा, सब मारते थे। तो मैंने पूछा कि आपको मारने की अथॉरिटी किसने दी? वही सवाल आपसे भी, जो लोग मारते हैं उनसे सवाल यह है कि आपको मारने की अथॉरिटी किसने दी? भाई तरबियत के लिए हमारे पास उसवा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पिटाई की हो तो हमें बता दें। हैं? जी गुड। भाई इन्होंने कहा कि 10 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दें, ना पढ़े तो डंडे से मारें। ये हुक्म उस्ताद के लिए है या बाप के लिए है? बाप के लिए है, माँ बाप के लिए। आप नहीं बाहर निकल गए इससे? हाँ? ना 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 ना, ये सब नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। पहली बात तो भाई वो हदीस खुद ज़ेर बहस है, उस पर बात करेंगे अलग से, वो मेरा मौजू नहीं है। सवाल ये है कि माँ बाप के लिए, और एक ही हदीस है, उससे ज़्यादा हदीस नहीं है, टीचर को कहाँ से इख्तियार मिला? बाप जो आदी बनाता है नमाज पढ़ने का, तरबियत करता है, तो बाप पर प्रयास करते हुए जो भी मुरब्बी है उसको ये अथॉरिटी मिल रही है। कहाँ से मिली ये अथॉरिटी? कह रहे हैं कि बाप पर क़ियास करते हुए। क़ियास किसने सिखाया? कहाँ है? कहीं इशारा है कि ये क़ियास करें कि आप बाप हैं? भाई बाप प्यार देता है, बाप चॉकलेट देता है, बाप पिकनिक पे ले जाता है, कभी हमने क़ियास किया? नहीं करते हैं, बहुत रेयर होगा। पेरेंट, अभी हम टीचर से बात कर रहे हैं कि टीचर को मारने का इख्तियार इस्लामी शरीयत में कहीं हो तो बताएं। इसमें जो मकसद है, जो उस्ताद ये वालिदैन जो अथॉरिटी मिली है, उसका जो मकसद है, वो मकसद जहाँ भी नहीं पूरा होगा
जैसे असातिज़-ए-किराम भी तरबियत मुरब्बी हैं, करते हैं, तालीम तरबियत दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर मसलक नहीं हासिल हो पा रही है जुबान से, मसाइल से, तो अपनी हरकत वही होगा। जी बताते हैं हम, ये कोई दलील नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए, शरीयत में कोई अथॉरिटी आपको नहीं दी गई है। मैं शरीयत का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरे क्लेम से कह सकता हूँ कि शरीयत में, कुरान और सुन्नत में असातिज़ा को कहीं ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पिटाई कर सकते हैं। बाकी अब क़ियास करेंगे हम, ठीक है, आते हैं उस पर, क़ियास पर हम आते हैं। दूसरी चीज़, बाप के लिए जो बात है वो भी ये है कि क्या रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी में किसी की पिटाई की है? सिवाय एक हदीस के, एक सिंगल हदीस के, बहुत सी हदीसों के बारे में और कुरान की आयतों के बारे में, ये आप उलमा ही, मुझे नहीं बोलना चाहिए सब बातें, वो असल में सज़ा के लिए नहीं है। बाज़ हदीस और बाज़ आयतें कुरान में भी हैं, वो सज़ा के लिए नहीं है। मुफस्सिरीन ने बहुत बारीक बात लिखी है। मुनाफिकीन के बारे में कहा कि जहाँ मिले पकड़े मारें। मुशरिकीन के बारे में भी है, इनके खिलाफ जंग करो। क्या कोई मुनाफिक को कत्ल किया गया? क्या किसी के खिलाफ जंग हुई है? मदीने में हुई है? मुनाफिकीन के खिलाफ कोई जंग हुई है? सूरह तौबा में है मुनाफिकीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, सख्ती करने के लिए है हुक्म? है नहीं है? आप बताइए, है नहीं है? किया गया है? भाई मुफस्सिरीन ने लिखा कि बहुत सी आयतें वो हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो अब तक जो हुआ वो नरमी का मामला हुआ, अब बिवेर हमारा रवैया बदलने वाला है। ये इंतबाह करना था कि अब हमें लाइट नहीं ले सकते, अब हमें पुराने रवैये से तवक्को न रखो, वी आर चेंज, अब हम कोई और रवैया इख्तियार कर सकते हैं। वार्निंग है ये, सिर्फ इस पर कोई अमल नहीं हुआ। माँ बाप भी बच्चे से कहा गया है कि 10 साल की उम्र में मारें, तो ये वार्निंग है कि देखो बेटे, अब तक जो मोहब्बत मिलती थी वो अनकंडीशनल थी, अब जो मोहब्बत मिलेगी वो कंडीशनल है। इस हदीस का ये माना है, ये मारो नहीं है, ये वो बच्चों को इंतिबाह है कि रसूलुल्लाह ने ऐसे फरमाया। इसका मतलब है बच्चों सुनो कि अब तक हमारी मोहब्बत अनकंडीशनल है, अब कंडीशनल है, नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, रसूलुल्लाह की सीरत से मार पीट करने का कोई वाक़या आपको मिलता हो तो हमें बताएं। वालेकुम, अभी वो बहस नहीं करेंगे हम। अच्छा। अभी हम टीचर्स और बच्चों की पिटाई, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बात को आप नहीं खारिज कर सकते हैं जहाँ तरबियत, तालीम तरबियत का काम हो रहा हो, आखिरी हरबे के तौर पर मारपीट, मुश्तकाना और दुश्मनी और इंतकाम वाली नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन है। आप उलमा इकराम में मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, आप उलमा इकराम में। लेकिन मैं जो कुछ कुरान और सुन्नत जानता हूँ, उनमें टीचर्स को कोई अथॉरिटी पिटाई की नहीं है, नंबर 1। आप बाद में गौर कर लीजिए, जो क़ियास करना है करें। नंबर 2, साइकोलॉजी के हिसाब से भी बताता हूँ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक किताब है। चंद किताबों ने जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, उनमें से किताब ये है। स्टीफन कोवे ने लिखा है कि जिन माँ बाप के पास अक्ल और दलील की क़ुव्वत नहीं होती, वो जिस्मानी क़ुव्वत से बच्चों को ठीक करना चाहते हैं। जिनके पास अक्ल की कमी होती है, दलील की कमी होती है, वो हाथ की क़ुव्वत से, मज़ल पावर से बच्चों को ठीक करना चाहते हैं। यही मामला असातिज़ा का भी है कि जहाँ हम इसमें बच्चों को कायल नहीं कर सकते अक्ल की दलील से, क़ुव्वत से, तो फिर हम जिस्मानी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें नफ्सियात से समझ में आता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 3, नफ्सियात का नंबर 3, मुल्की कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं है। मुल्की कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं है। अगर जी क्राइम है, अगर कोई बच्चा शिकायत कर दे तो असातिज़ा तो दूर की बात, माँ बाप को भी अंदर डाला जाता है आज के ज़माने में। हमारे जमात के एक बड़े साहब मरकज़ में, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बच्ची बहुत, हालांकि उसकी उम्र लड़की की 20-21 थी, शादी भी हो गई, तलाक भी हो गई, बहुत ही अग्रेसिव थी। और फिर उसके बाद वो साउथ से नॉर्थ कहीं जा रही थी कुछ पढ़ने के लिए। माँ बाप ने बहुत मना किया, ट्रेन में चली गई बैठने के लिए। माँ बाप भी पहुँच गए ट्रेन से उतारने के लिए, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस फ़ौरन आ गई और माँ बाप को ले गई। ये हमारे बड़े आदमी रुकने जमात में से,
फिर पुलिस ने कहा देखिए आप लोग, वो प्रोफेसर भी थे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आपके साथ बहुत एहतराम से बर्ताव करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे रिटायर्ड प्रोफेसर होकर क्या आपको नहीं मालूम है कि आपका कोई इख्तियार नहीं है बच्चों को मारने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए। पुलिस ने समझा बुझाकर भेज दिया और कहा कि लड़की को जहाँ जाना है जाने दें। वो गई, उसके बाद 2 महीने के बाद वापस आ गई, वो पढ़ नहीं सकी जो कुछ करना था उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत का मसला अलग है, तीनों मसला कानून अलग है। ठीक है, आप जबरदस्ती कर लेंगे, कानून है कि आप उस बच्ची पर कंट्रोल करना चाह रहे थे तो गलत था शरीयत में। अभी हमारा वो मौजू ही नहीं, हमारा मौजू सिर्फ ये है कि मुल्की कानून पर देखिए, मुल्की नहीं, ये भी है कि शादीशुदा तलाकशुदा लड़की है, आप ज़्यादा नहीं चलेगा आपका, आप सिर्फ बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नहीं, शरीयत के एतबार से भी अगर वो पढ़ने जाना चाहती है, आपको पसंद नहीं है, मैं बेंगलुरु का हूँ, मेरी बच्ची दिल्ली जाना चाहती है पढ़ने के लिए, मुझे पसंद नहीं है, मगर वो बालिग है, 22 साल की 23 साल की, अगर वो जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? शरीयत में भी रोकने की इजाज़त नहीं होगी, आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि पिटाई के सिलसिले में देखिए, बच्चों की तरबियत में टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। आप डिस्कस करें, बहुत शौक़ से करें। दीनी मदरसे में जहाँ मैंने गुफ्तगू की तो वहाँ के बारे में मुझे हमारे एक दोस्त ने बताया, उसी मदरसे के फारिग ने, कि उनके टीचर इतनी पिटाई करते थे, एक लड़के को उन्होंने कान जब खींचा तो कान निकल कर आ गया, टेबल पर जब रखा तो कान उछलता था। वो ऐनी शाहिद है, वो लड़के से मैं बात करा सकता हूँ आपको। कान जो खींचा तो हाथ में आ गया और कान टेबल पे रखा गया तो कान उछलने लगा। तो ये आपका मौजू है, मेरा मौजू नहीं है। मैंने तो जो शरीयत को समझा है, जो साइकोलॉजी है, जो मुल्की कानून है, उसके हिसाब से बताया कि टीचिंग में बीटिंग का रोल कितना है। ऐसा नहीं कि सब टीचर मारते हैं और हमेशा मारते हैं, ये भी नहीं है। सर भी जो बहस कर रहे हैं वो तो सिर्फ आलिमाना बहस कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो भी पिटाई नहीं करते। तो ये तो इल्मी बहस के लिए, गुफ्तगू के लिए, इस पर गौर कीजिए। तो बच्चे किस चीज़ से मुतासिर होते हैं, हमने सवाल किया है। मुतासिर होते हैं टीचर के बिहेवियर से, मोहब्बत से, हमदर्दी से, मदद से, ये सब चीज़ों से बच्चे मुतासिर होते हैं। जी जी सर, जी मौलाना। ये जो पिटाई का, ये सख्ती का मामला है, लेकिन इल्म देना है, तालीम देना है, तो वहाँ पर बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से तालीम दी जाए। और पिटाई का जो मामला है उसको रास्ते पर लाने के लिए है, यानी शैतान को भगाने के, शैतान तुम्हारे शैतान जो है बगल से भगेगा नहीं। अगर वो लड़का होमवर्क नहीं करता है, बच्चे में डिस्टर्ब करता है, लेट आता है, तो आप इसके लिए क्या इलाज करेंगे? जी बताता हूँ मैं। सामने देखिए, वो बीएड के इसमें प्रैक्टिकल होता थोड़ा, और लोग आपसे ध्यान देने के लिए असाधा वगैरह रहते हैं। एक लड़का ध्यान दे रहा था और वो पढ़ा रहा था प्रैक्टिकल में, और लड़के बदतमीजी कर रहे थे, उसने पीट दिया उसको। डिसिप्लिन तो होना चाहिए, डिसिप्लिन के लिए पीट दिया उसका। तमाम ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, ये तो तुम अब फेल हो, एकदम फेल, घर फेल, 0 मिलेगा तुम्हें, आपको बहुत अच्छा नंबर मिला। लोगों ने कहा डिसिप्लिन के बगैर कैसे पढ़ाई चलेगी? तो डिसिप्लिन के लिए तो रहेगा वो, या होमवर्क के लिए, काम करने के लिए, याद करने के लिए दिया जाए वो करे। बाकी समझाने के लिए, बताने के लिए 50% समझाएगा जी। वो मोहब्बत ठीक है। जी देखिए, मारने पीटने के सिलसिले में आप जितनी बातें करेंगे वो रिवायत से माखूज हैं, अपनी रिवायतों से, कल्चर से, ना शरीयत से माखूज है, ना साइकोलॉजी से, ना मुल्की कानून से है। ये आपके कल्चर से है, या आप बेबस हैं। डिसिप्लिन पैदा करने के लिए मारपीट के अलावा डिसिप्लिन पैदा नहीं कर सकते, इतना ही तजुर्बा है ना हमारा। इसके अलावा डिसिप्लिन कैसे पैदा कर सकते हैं भाई? कहीं नफ्सियात की किताब में हो तो बताइए, कहीं शरीयत की किताबों में हो तो बताइए। भाई आप इतना पढ़ते हैं, कहीं शरीयत की किताबों में हो तो बताइए। ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को जारी रखिए। हम मना नहीं करते, लेकिन एहतियात करना है हमें, मार पीट से कम, इसलिए हमने वो कराया। किसी को इस तरह मार दे कि घायल हो जाए, कान फाड़ ले, ये सब तो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन अरबी में मकूला आता है, हरासा लिनासा, हरासा डंडा नाफरमानों के लिए। ये जो क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं पढ़ने की तबीयत चाह रही उसकी, नहीं पढ़ता है, नहीं मुताला करता, नहीं याद करता, तो क्या करेंगे? वही ये बहुत समझाएंगे। नहीं, हमें अपनी सलाहियत को बढ़ाना है। प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सलाहियत को नहीं बढ़ाते।
हमें नहीं मालूम है कि शरीर बच्चों को कैसे डील करना है। सीधी सीधी बात यह है, हमें नहीं मालूम है कि शरीर बच्चों को कैसे डील किया जाता है और दुनिया में कैसे डील किया जाता है, ये हमें नहीं मालूम है। इसकी वजह से हम मारते हैं। शरीर बच्चों को डील करने का तरीक़ा में आ जाए, मिसाल के तौर पर आपको रख दीजिए, मैं एक स्कूल का ज़िम्मेदार हूँ, वहाँ कमेटी के लोग भी हैं, हमारा दोस्त कमेटी का मेंबर है। एक दिन वो गया, कमेटी के मेंबर की हैसियत से गया एक दिन स्कूल, तो उसका भतीजा था। टीचर को नहीं मालूम है कि उसका भतीजा है, वो भतीजा वहाँ बाहर खड़ा था। पनिशमेंट थी उसकी, पिटाई हुई, पिटाई के बाद बाहर खड़ा दिया, मुर्गा बनाकर जो भी बनाकर खड़ा कर दिया। टीचर से पूछा इन्होंने, हमारे दोस्त ने, ये क्यों किया? तो कहा है 1 हफ्ते से होमवर्क नहीं कर रहा है, वक्त पर नहीं आ रहा है नालायक, इसलिए सजा देनी चाहिए। यही तो टीचर की दलील है। पूछा आपने इस बच्चे को के बारे में मालूम किया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है 1 हफ्ते से? कहा नहीं, मैंने मालूम नहीं किया। मैंने कहा कैसे टीचर हो भाई तुम, क्यों मालूम नहीं किया कि 1 हफ्ते से क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है? 1 हफ्ते से मैले कुचले कपड़े में आ रहा है, 1 हफ्ते से वक्त पर नहीं आ रहा है, आपने पूछा नहीं पूछा? टीचर ने कहा मैं पूछा नहीं। कहा कि आपकी गलती है। कहा कि उसका बाप हार्ट अटैक हो गया और हॉस्पिटल में है इस वक्त, उसकी माँ हॉस्पिटल में रहती है सुबह शाम, घर में यहाँ कोई है नहीं, यही भाई बहन हैं, लेट से उठते हैं, पुराना खाना जो है खाते हैं, वक्त पर आए नहीं आए, माँ भी नहीं है तवज्जो दिलाने के लिए, होमवर्क कराने के लिए। तो जब उन्होंने कहा तो एकदम हैरान हो गया टीचर, और जहन ही बदल गया उसका कि साहब बच्चे अगर शरारती करते हैं या क्लीनलीनेस नहीं है या होमवर्क नहीं करते तो ये शरारती ही नहीं, कोई और वजह भी हो सकती है, ये मालूम करना चाहिए ना। स्टीफन कोवे ने लिखा है अपनी किताब में, अमेरिका का आदमी है, एक दिन वो मुसन्निफ है, एक दिन मेट्रो रेलवे स्टेशन में बेसमेंट में अंडरग्राउंड में होता, वहाँ बैठा था। तो एक बाप था, उसके साथ 3-4 बच्चे थे, इंतहाई शरीर बच्चे थे, जो अमेरिका में उमूमन ऐसा पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करते। बटन दबा रहा है, इसको खींच रहा है, शीशे को तोड़ रहा है, कुछ कर रहे हैं बच्चे, गड़बड़। बाप खामोश बैठा हुआ है। स्टीफन कोवे ने लिखा अपनी किताब में, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप अपने बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन तो करा सकते हैं? अरे सॉरी मैं भूल गया, मैं मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना। क्यों, क्या हो गया? वो असल ये है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया अभी, और हॉस्पिटल में जो है वो इतने लाख रुपए भरने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जा रहा हूँ ट्रेन से हमारे दोस्त के पास, वहाँ कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं लाके पैसे भरूँगा, अपनी बीवी की लाश ले जाऊँगा। सॉरी, मैं उस ख्याल में मैं गुम हो गया। मुसन्निफ ने लिखा कि ज़िंदगी में पैराडाइम शिफ्ट किया है मैंने, उस दिन सीखा। पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं जहन का शाकिला अचानक बदल जाता है। जहन का शाकिला बदलने से रवैया बदलता है। अब तक हमारा शाकिला ये था कि इस बच्चे को बाप का काम है डिसिप्लिन करना, अब शाकिला ये बदल गया कि इन बच्चों की माँ मर गई है और बाप किसी और परेशानी में मुब्तला है, और बच्चे अपने फितरत के एतबार से कर रहे हैं शरारत, डिसिप्लिन करने का मौका बाप को नहीं मिला। तो उसने कहा ज़िंदगी में मैंने शाकिले की तब्दीली, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं, मैंने उस वाक़े से सीखा। ये है दरअसल हमारा जो शाकिला बना हुआ है, उस शाकिले में यही करना है, हमें इससे ज़्यादा आता नहीं। शाकिला बदल लेंगे तो रवैया बदल जाएगा। ये टीचर्स का काम ही लर्न करते रहें। एक सवाल है मैंने छोड़ा है, गौर करते रहें। आपको अपना रवैया ही सही लगे तो उसको भी जारी रखें, नहीं कुछ अपनी सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन पैदा करने के कुछ और तरीके दुनिया ने ईजाद किए, ये दुनिया में चलता है। मदरसों को छोड़कर सब जगह डिसिप्लिन पैदा करने के तरीके चलते हैं, तो उस पर भी गौर कर सकते हैं। ये तो ओपन मैंने रखा है, मेरी तरफ से कोई इसरार नहीं है। आप गौर करें, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उलमा कराम हैं, तो आप गौर व फिक्र करते रहें। नए मेथड्स हैं, नए मेथड्स नहीं, दुनिया में आजमूदा मेथड्स हैं, हम तक वो नहीं पहुँचे। ये टीचर के हिस्से से नहीं, पेरेंट्स के हिस्से से भी हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम मारते हैं तो हमारे बच्चे बागी होते हैं, और हमारे बच्चों के सबसे बड़े विलन हम होते हैं। हमें हीरो मानते ही नहीं, वो बस पर लगने का इंतज़ार है, जैसे ही पर लगे उड़ गए वो।
उसकी वजह है कि भाई हमारा रवैया बच्चों को आज के ज़माने में ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? इल्मी मजालिस से आप उलमा हैं और इल्मी मजालिस में इख्तिलाफ के साथ भी चलना चाहिए, है ना? यही तो सिखाते हैं आप लोग। वी एग्री टू डिसएग्री, हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हम आपस में इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। वी एग्री टू डिसएग्री। मसाइल नहीं है, जैसे इसकी माँ का इंतकाल हो गया या कोई भी घरेलू परेशानी, इस तरह कोई मसाइल नहीं है, तो फिर भी वो होमवर्क नहीं करता, घर में पढ़ता है, तो उसमें भी मसाइल हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इसकी, जैसे अभी मैंने सुना है अम्मा का इंतकाल हो गया या बाप का हार्ट अटैक हो गया, अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई वजह है, उसको दरियाफ्त करना पड़ेगा आपको। तो नफ्सियात समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसका। अच्छा, वो प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा, ये याद रखिए। आप टीचर हैं भाई, उसका बाप शराबी होगा, उसका बाप ड्रग एडिक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है ना, उसका इम्पैक्ट होगा, उसका बाप मारता पीटता होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर लड़के के अंदर कोई खराबी है तो उसकी कोई ना कोई वजह है और वो वजह आपके कंट्रोल में नहीं है। जी, ये सर वालेकुम सलाम। मैं सवाल नहीं करके मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्लास में था, मैं अपने क्लास में था कि एक पेरेंट्स, एक शागिर्द जो था मेरा, उनका बेटा था, मारते पीटते गाड़ी से लेकर आए, कहा कि ये इंटरवल हुआ, उसके बाद ये पतंग उड़ा रहा था घर पर। तो मैंने उनको कहा कि क्यों मारा पीटा था, मुझे बताइए। उन्होंने कहा ये तो आने की तैयारी नहीं था। ठीक है, लेकिन ये बताइए आपने उनको सजा दी और उसके पैर में चप्पल नहीं है, इसका भी ख्याल किया? उसके बाद उन्हीं के सामने मैंने उस बच्चे की हौसला अफजाई की। हमने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे, ऐसा ये शिकायत कैसे सुन रहे आप, ये तो मुझे आपने शर्मिंदा कर दिया। पर आप जाइए क्लास में, उनसे तो क्या। और फौरन मैंने उनको कहा कि बताइए आपने उनकी जरूरत क्या थी, क्या करनी थी, कभी सोचा? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा सऊदी रहता हूँ। सऊदी रहते हैं, यही प्रॉब्लम है। यस, सऊदी रहते हैं, उसकी क्या जरूरत है आपको नहीं जाने। पहले तो आप सोचिए कि उसकी क्या जरूरियात है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों भाग रहा है। पर मारी पीटी का नहीं, बल्कि उनको क्या जरूरत है, पैसा दीजिए, हौसला दीजिए, देखिए तो इंशाल्लाह कल को पापा से आएगा। और तो कर लीजिए आप। और इत्तेफाक से कुछ होते हैं तो वो आए, थोड़ा माजरत पेश करके मेरी गलती हुई, मैंने उसको जरूर पूरी नहीं की थी, ज्यादा वो रहा था और वो क्या नहीं रहा था। और फिर उनके सामने मैंने बच्चे की शाबाशी दी और अफजाई की, तो उसके बाद पता ये चला कि बाहर नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। आप कहें तो क्लैप नहीं देते, मैं दे देता हूँ। जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और कोई सवाल? इसको छोड़ दीजिए मारपीट को, कोई और सवाल इस मौजू पर? ये झुंझलाहट जो आती है बच्चों की शरारतों से, और कंट्रोल, ये तो सही है। बच्चों की शरारतों से जो झिंझलाहट आती है, वैसे तो टीचर भी, वैसे थे माँ बाप भी, उसको कैसे कंट्रोल करें? बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए मेथड्स भी हैं, मैं बताऊंगा, अभी मौका नहीं है वो सब मेथड्स। 3 बात याद रखिए। कोई भी बिहेवियर किसी का अच्छा नहीं लगता है तो एक तो रिएक्ट करते हैं, मारना है, गाली देना है, डांटना है, चिड़चिड़ाना है, गुस्सा करना है। कोई भी बिहेवियर, बड़ा हो के छोटा हो, बच्चा हो के ट्रैफिक में 2 बाइक टकरा जाएं, कोई भी हो, तो लोएस्ट लेवल बिहेवियर का है वो रिएक्शन का है। लोएस्ट लेवल बिहेवियर का, जहां आप रिएक्ट करते हैं। दूसरा लेवल है उससे ऊपर का, वो है बर्दाश्त का लेवल।
मुसीबत भाई, आप अपने मन के अंदर कुर्ते ही दबा लेते हैं, इसको कहते हैं बर्दाश्त करना। शौहर से का रवैया सही नहीं, बीवी का रवैया सही नहीं, बच्चों का रवैया सही, तो हम बहुत बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त का प्रॉब्लम ये है कि एक दिन जब बर्दाश्त का बंद टूटता है तो सैलाब बन जाता है, और जितने दिन खामोश रहे उतने दिन की तबाही एक दिन मचा देते हैं बर्दाश्त में। और तीसरा लेवल है एक्सेप्टेंस का, जो जैसा है वैसे कबूल करें। यह सबसे शानदार रवैया है। इंसानों को अल्लाह ताला ने अलग 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 बनाया है। मैं जैसे चाहूं वैसे ही मेरी बीवी सोचे मुमकिन नहीं है, मैं जैसे पसंद करूं मेरा बच्चा भी वैसे ही पसंद करे जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है बिहेवियर में। उसकी मर्जी, भाई मुझे हरी टोपी पहनना पसंद नहीं है, वो हरी टोपी पहन के जा रहा है, हम कहते हैं क्या दरगाह वाला आदमी है। भाई मुझे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, उसको जो पसंद है करने दें, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो ये जो एक्सेप्टेंस का लेवल है ये पैदा करना है। जिस दिन हमें ये आइडिया हो जाएगा कि दुनिया में लोग अलग अलग मिजाज के हैं, वी आर डीलिंग विद इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, हम इम्परफेक्ट लोगों के साथ डील कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कामिल, अकमल और मुकम्मल नहीं है। सबसे बेहतरीन दुनिया जन्नत है और सबसे बेहतरीन इंसान वहां होंगे। तो यहां खामियों के साथ ही इंसान मिलेंगे, खामियों के साथ ही दुनिया मिलेगी। जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे उस दिन हम बहुत आराम से रहेंगे, बहुत इत्मीनान से रहेंगे। उसके बाद जो कुछ चेंज लाना है वो कम्युनिकेशन से होता रहेगा। भाई मियाँ बीवी में बहुत से उमूर में इख्तलाफ होता है, बिल्कुल पसंद नहीं आती आदत हमारी, उनकी आदत हमें पसंद नहीं आती, हमारी आदत उनको पसंद नहीं आती। मियाँ बीवी में यही तो झगड़ा होता है। मसलन जो है मेरे पास केसेस आते हैं, उसमें से एक बीवी का ये कहना था, साहब हमारे शौहर बड़े तहजीब सलीखानी पेस्ट जब लेते हैं तो इधर से दबा देते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नीचे थोड़ा पेस्ट है, बीच में से दबा लिया, सामने थोड़ा पेस्ट है, जो ट्यूब है वो ट्यूब, और नहाने के बाद टवल लाकर डाल देते हैं ऐसे बेड के ऊपर, हमें पसंद नहीं है। अब इस पर रिएक्शन करना सबसे लोएस्ट लेवल है, बर्दाश्त करना सबसे मीडियम लेवल है। एक्सेप्ट करने का तरीका है कि अब हमने रूम में, मैंने उनसे कहा 2 पेस्ट ले लें, एक में नाम लिख दें मार्कर से उनके शौहर का नाम, एक में तुम्हारा नाम लिखो, 2 पेस्ट अलग अलग रखो, पुरसुकून रहो भाई। टवल के बारे में ये तय कर दें कि भाई आप टवल जो है नहाने के बाद जरूर बेड में डाल दीजिए, बस और मत कीजिए। उसके बाद हम उसे ले जाकर उसमें जो है ड्राई करने के लिए डाल दें, हम आदत बना लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, हमें इत्मीनान है। जिस दिन टवल वहाँ नहीं, हमें बेकरारी कि टवल क्यों नहीं है बेड में हमारे शौहर का, उन्होंने डाल दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद हमने आदत बना ली, कुछ दिनों के बाद वो खुद ले जाकर सुखाने लगते हैं। तो आप एक्सेप्ट करने लगेंगे तो जिंदगी के अंदर तब्दीली देखेंगे। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे जबरन, थक जाएंगे। ठीक है सर? नहीं ठीक है। स्टूडेंट के लिए भी यही है, आप एक्सेप्ट कीजिए। अभी देखिए हर स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए नहीं आता, ना करने दें, ना करने दें। अगर मुझसे पूछेंगे तो हमारा वो मौजूद अगली बार रखिए, हम बताएंगे आपको। आर्ट इंटेलिजेंस पर हम आपको लेक्चर देंगे। आर्ट इंटेलिजेंस पर हम आपको बताएंगे कि दुनिया में हर इंसान पढ़ने के लिए नहीं आया, पढ़ नहीं सकता। हर आदमी इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ाई में। तो अब आपके पास जो तालिब इल्म आया है उनमें से एक आदमी होगा जो बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है, उनमें से एक बच्चा होगा जो बेहतरीन फुटबॉलर बन सकता है, एक बच्चा होगा जो बेहतरीन शायर बन सकता है। ये टीचर की निगाह की तलाश करें। आप सिर्फ पढ़ाई देखते हैं ना, पढ़ाई में नहीं है, ठीक है रहने दें, कोई मसला नहीं है। एज ए टीचर आपकी निगाह अगर उसके अंदर हो कि मुस्तकबिल में आप उसके 20 साल के बाद उसे देख सकते हो, तो आप एक बेहतरीन टीचर वो बना दीजिए आप, तो हो जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा। जी जी, अगली बार अगर आप बुलाएं तो हम आपको एक बताएंगे, दिलचस्प प्रेजेंटेशन देंगे, 2-3 घंटे का होगा, आज नहीं करेंगे। अभी मैंने एक स्कूल में किया था ये। हम असल में बच्चों को नहीं समझ पाते। हर इंसान का एक रंग है, मिजाज का रंग है। जिस दिन हमें ये इल्म हो जाएगा ज़िंदगी बहुत आसान होगी। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको
जायका दे रहा हूं, टीजर। दुनिया में 4 रंग के लोग होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। हर इंसान ऐसे ही पैदा हुआ है, चेंज नहीं कर सकते आप। रेड को आप ब्लू नहीं बना सकते, येलो को आप ग्रीन नहीं बना सकते, ग्रीन को रेड नहीं बना सकते। दुनिया में चेंज ही नहीं कर सकते आप। हाँ, ट्रिम कर सकते हैं, उसके फितरत को, उसके मिजाज को बाकी रखते हुए सालिहियत पैदा कर सकते हैं। अलग अलग मिजाज के लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, ऐसे ही दुनिया को बनाया उसने। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने शौहर को समझेंगे, आप अपनी बीवियों को समझेंगे, बच्चों को समझेंगे, स्टूडेंट को समझेंगे, फ़ौरन मालूम होगा ये रेड है, इसे ऐसे हैंडल करना है, ये येलो है, इसको ऐसे हैंडल करना है, ये लड़का ग्रीन है, इसको ऐसे हैंडल किया जाता है, ये लड़की ब्लू है, इसे ऐसे हैंडल किया जाता है। ये फ़न आपको आ जाएगा। जी, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये लेटेस्ट, जैसे शोरा कहते हैं ना, ताज़ा शेर है, गज़ल है, वो ताज़ा गज़ल है। वो ताज़ा गज़ल अभी नहीं, बाद में सुनाएंगे। हमें चाहते हैं ये सब सीखें हम, तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है, हमें कोई टेंशन ही नहीं होता। कभी पेट में बेकरारी होती ही नहीं मुझे, बहुत पुरसुकून रहता हूँ, घर में भी बाहर भी। ऐसे कि हमें मालूम है दुनिया में ऐसे शूरा में जब बैठते सबसे ज़्यादा जो है इज्तिमाई ज़िंदगी में, जमाती ज़िंदगी में बहुत टेंशन होता है। इसने कहा, उसने कहा, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं, सामने वाला कोई तैयारी करके नहीं आता, फूंकों में उड़ा देना चाहते हैं आपकी बात को। आपको तो मालूम है कि हर इंसान अलग अलग रंग का है, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप बेहतर तौर पर हैंडल कर सकेंगे। आप रेड हैं, आप ग्रीन को हैंडल कैसे करेंगे, ब्लू को कैसे हैंडल करेंगे, सीख जाएंगे। मैं मोहतरम जनाब की जो गुफ्तगू हुई है उस पर मज़ीद कुछ इजाफ़ा करने की बजाय मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा, मैंने भी कुछ नोट्स लिए हैं इनके और कुछ खुलासा लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इमाम बुखारी के ख़ानदान से नहीं होंगी, लेकिन देखने से लगता ऐसा ही है कि शायद किसी न किसी हैसियत से आपका ताल्लुक़ वहाँ से मिलता जुलता नज़र आता है। देखिए, इंसान को सबसे पहले इक़रा कहा गया और वहीं 5 आयतें जो अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम। तो बस ये इशारा, आप सभी यहाँ माशाअल्लाह पढ़े लिखे और पढ़ी लिखी हैं, इसलिए ये इशारा काफ़ी है। हम इमाम बुखारी के न ख़ानदान से हैं, न उनकी सोबत में रहे हैं कि कुछ न कुछ असर हम में भी आ जाए। अगरचे उनके बारे में जो वाक़या मशहूर है, एक बात और बता दूं जो नहीं जानते लोग, बाद में लिखने की, वो शुरू का वाक़या है, न लिखने वाला, बाद में लिखने की इतनी पाबंदी की है कि उतनी पाबंदी किसी और दूसरे मुहद्दिस ने नहीं की है। अच्छा, तो बस मैं ये चाहूँगा कि अभी हमने जो कुछ मोहतरम से सुना है उसे अपने दिमाग में जगह दी होगी और अमली तौर से उसे अपनाने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और 1-2 किताब का नाम आपने इतनी सरसरी अंदाज में जो है अपने दौरान, खुतबे के दौरान लिया है, मैं चाहूँगा कि वो किताब जो आपको पसंद आई है और जिसको आपने ज़रूरी समझा कि उसका ज़िक्र चाहे सरसरी तौर से हमारे सामने करें, अगर उन किताबों की निशानदेही हो जाए तो हम सभी लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का भी। और मोहतरम हमारे लेक्चरर साहब हैं, उन्होंने जो कुछ हमें और आपको बताया है, इस पर अगर हम और आप अमल करें और अमल ही से हमारे काम की कीमत और उसका अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको सबको
इन बातों को समझने और उसको अमल में लाने की जो है वो ज़रूरत है। और अगर ये हमने किया तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी है, वो हमारे सर से जो है इंशाअल्लाह जो है वो बख़ैर खूबी जो है तमाम पाएगी। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।